नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा मासिक करंट अफेयर सीरीज शुरू की गई है। आप लोग के साथ में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की जो अप्रैल के मंथ में करंट अफेयर्स थी वह डिस्कस कर चुका हूं। आज की वीडियो में हम लोग मई महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे और किस प्रकार की चीज़ें चर्चाओं में रही थी उनसे संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है आने वाली प्री परीक्षा में तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए, आज का हमारा जो पहले विषय से प्रश्न है वह है तुंगनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर जो है यह मई 2023 में चर्चाओं में रहा था। हालांकि यह मंदिर चर्चाओं में क्यों रहा था, सबसे पहले वो समझ लीजिए। दरअसल उस समय चर्चाओं में रहने का बड़ा कारण यह था कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कहा था कि हम चाहते हैं तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया जाए। तो इस उद्देश्य से इन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। अब केंद्र सरकार को उन्होंने प्रस्ताव तो भेज दिया, अब उसी वजह से पूरा मामला चर्चाओं में आ गया है। तो इसके लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक शिव मंदिर है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कह रहे हैं कि इस मंदिर को द्वितीय केदार भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक, अब नीचे से बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हो गए हैं। तो इससे जुड़ी हुई बातों को समझते हैं, क्या पता उसी से ही आंसर हम लोग का अच्छे से निकल जाए, कुछ और एक्स्ट्रा अलग से हम लोग को फिर करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड में यह मंदिर है और उत्तराखंड के अंदर यह जो मंदिर है एक्चुअल में रुद्रप्रयाग में ही है। ठीक है, तो स्थान के मामले में हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वह बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप लोग को यह पता होना चाहिए कि यह मंदिर 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। अगर इसके लिए हम लोग पौराणिक मान्यताओं को समझे तो पता लगता है कि जो पांडव पुत्र अर्जुन थे उनके द्वारा ही इस मंदिर की नींव रखी गई थी और उसके बाद से यह मंदिर आज तक अस्तित्व में है और इसकी मान्यताएं बनी हुई है। तो यह इतिहास की बात हो गई। जैसे कि पहला स्टेटमेंट हमारा ऊंचाई के बारे में कह रहा है। अगर हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है लगभग 12,000 से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये। अगर हम लोग हिमालय में इसका क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल हिमालय में पड़ता है ये। तो ऊंचाई की बात करें 12,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है और यह पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक शिव मंदिर है। और यहाँ लाइन लिखी हुई है कि यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तो यह वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बीच में कह रहे हैं कि इस मंदिर को द्वितीय केदार भी कहा जाता है। तो देखिए, दरअसल केदार के मामले में 5 केदार प्रसिद्ध हैं। ठीक, और ये पांचों के पांचों केदार जो हैं यह गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं, सब शिव के हैं। अब 5 केदार कौन कौन से आपको नाम पता होने चाहिए। तो देखिए, पहले तो केदारनाथ ही आ जाएगा। तो देखिए, दूसरा जो है उसका नाम है मध्येश्वर, तीसरा है तुंगनाथ, चौथा है रुद्रनाथ और पांचवा है कल्पनाथ। अब इस दौरान जो यह तुंगनाथ है इसका स्थान तृतीय है, ना कि द्वितीय। द्वितीय कौन सा है? मध्येश्वर। तो इसको तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, ना कि द्वितीय केदार के रूप में। तो दूसरा स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार क्या दिखता है आंसर हम लोग को कि 2 कथन सही हैं और 2 कथन सही होने के हिसाब से हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। तो महत्वपूर्ण विषय है, चर्चाओं में रहा और ज़रूरी है कि इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछ जाने की संभावना है। चलिए, इस प्रश्न की महत्वपूर्ण बात हो गई है, किससे जुड़ी हुई बातें आप लोग के सामने हैं। हम लोग चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि युग में है, जरा बताइए कितने सही सुमेलित हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जंतर मंतर के यंत्र हैं, क्या क्या कार्य है जरा बताइए। 3 यंत्र हैं, राम यंत्र, सम्राट यंत्र और जयप्रकाश। जंतर मंतर के बारे में सभी को पता ही है आप लोग को। ठीक, महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा इनको बनाया गया था। वेधशालाएं हैं एक प्रकार की। पर चर्चाओं में क्यों थी ये मई महीने में? तो देखिए, इस दौरान एएसआई ने दिल्ली के जंतर मंतर वेधशाला के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया था इस दौरान, जिस वजह से पूरा मामला चर्चाओं में आया था। यह जो वेधशाला है दिल्ली वाली है, जिसकी स्थापना हुई थी 1724 में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 1724 में इस वेधशाला को स्थापित किया गया था। हालांकि 5 वेधशालाएं बनाई गई थी। 1724 में दिल्ली वाली बनाई गई थी और जयपुर वाली भी बहुत अधिक फेमस है, आखिरी है। पहली वेधशाला दिल्ली में, आखिरी वेधशाला जयपुर में। जयपुर में 1738 में इन्होंने बनाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये इस क्षेत्र में, इनको पसंद था चीज़ों को जानना समझना, अंतरिक्ष की, ब्रह्मांड की, तो उसी वजह से इन्होंने ये वेधशाला बनाई थी। ठीक, सारी उत्तर भारत में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये जो वेधशालाएं हैं, इन वेधशालाओं को मुख्य रूप से 3 कार्यों में लिया जाता है। पहली बात, ग्रह की स्थिति समझनी है, समय समझना है कि कौन कौन से ग्रह कहाँ है, कैसे कैसे मूव कर रहा है, कितना समय ले रहा है, इसको समझना। दूसरी बात, ग्रहों की गति और स्थिति को समझना। और तीसरी बात, अलग अलग स्थानों के समय के बीच में जो अंतर है उसको समझना और समय की सटीकता को मापना।
तो इसी वजह से इसमें अलग अलग यंत्र लगाए गए थे। जैसे कि पहला यंत्र है राम यंत्र। राम यंत्र की खास बात यह है कि यह बेलनाकार संरचनाओं का बना हुआ होता है, इसमें जोड़ी होती है एक, और जो ये बेलनाकार संरचनाएं होती हैं उनके केंद्र में एक स्तंभ भी बना होता है। काम क्या है इसका? यह तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो पहला युग्म हम लोग का सही हो जाता है। दूसरा यंत्र सम्राट यंत्र ही है। सम्राट यंत्र एक प्रकार की बड़ी सूर्य घड़ी है, और ये जो बड़ी सूर्य घड़ी है क्या काम करेगी? हमें समय बताएगी। इसका काम समय बताना है, ना कि सूर्य की स्थिति को बताना। तो हमारा दूसरा युग्म यहाँ गलत हो जाता है। वहीं जयप्रकाश की बात करें तो जयप्रकाश यंत्र जो है यह सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों की स्थिति को बताता है हमें, पर यहाँ तो लिखा हुआ है समय की गणना करना, तो तीसरा युग्म भी गलत हो गया। तो जब हमारे 2 युग्म गलत है, 1 युग्म सही है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। काम खत्म। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चौथा यंत्र और होता है, उसको मिश्र यंत्र कहते हैं। तो मिश्र यंत्र जो होता है इसका काम था विश्व में अलग अलग शहरों के जो दोपहर का समय होता है तो स्थानीय समय के रूप में चीज़ों को दर्शाना, समझना और उसके मामले में निष्कर्ष अपने तैयार करना। तो चारों यंत्र याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, आयोग की मर्जी है। ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो अगला प्रश्न है, अगर हम लोग उसको देखें तो पता लगता है हम लोग को कि इस प्रश्न में बात की गई है जूना खटिया स्थल की। तो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और कह रहे हैं कि बताइए क्या मामला है। तो जूना खटिया स्थल के बारे में 2 स्टेटमेंट में पहला है कि यह गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि यह भारत में अब तक दर्ज सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। अब या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, या तो दोनों सही होंगे या दोनों ही गलत हो जाएंगे। यह प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेगा। समझते हैं चर्चाओं में क्यों था। सबसे पहले तो देखिए, जूना खटिया स्थल चर्चाओं में इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर ना खोज चल रही थी, पुरातात्विक लगे हुए थे, उत्खनन कार्य कर रहे थे। तो वर्ष 2018 में उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। यह चर्चाओं में आया था मई 2023 में। तो उस समय चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि 2018 से 2023 तक यहाँ पर 500 से ज़्यादा कब्रों को खोज लिया गया था। 500 प्लस कब्र यहाँ खोजी थी, जिस वजह से चर्चाओं में आया था। एक महत्वपूर्ण हड़प्पा समाधि स्थल यह है। कौन सा महत्वपूर्ण समाधि स्थल है ये? हड़प्पा के मामले में पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है ये। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह भारत में अब तक दर्ज सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। बिल्कुल ये बात सही है, सबसे अधिक समाधियाँ यहीं मिली है, सबसे ज़्यादा खास है ये इस मामले में। ठीक है। तो दूसरा जो हम लोग का स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, पर यह है कहाँ? क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो स्थान की बात कर रहा है। तो देखिए, बिल्कुल यह गुजरात में है, लेकिन गुजरात में कच्छ जिले के अंदर है और लखपत तालुका में ही है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही होगी। जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। दोनों ही सही है तो हम सी के साथ जाना चाहेंगे। इसके अलावा आप चीज़ें याद रखिएगा, गुजरात जो है महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। इसके 3 और जो प्रमुख रहे हैं स्थल, उनमें लोथल है, सुतकोटदा है, बहुत अधिक चर्चाओं में रहते हैं। ये भी जनरली कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सरल सा था ही है पूरा मामला। तो इस प्रश्न से जुड़ी कुछ खास बातें आपको देखनी हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ है और यहाँ पर ये अलग अलग कब्रें इन्होंने खोद के निकाली हैं। ठीक, कुछ इससे जुड़ी खास बातें भी आप लोग के सामने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहे हैं कि देखिए 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है गोगांडी शॉल के बारे में। कह रहे हैं कि समय के साथ इसका रंग जो है वह फीका पड़ने के बजाय गहरा हो जाता है। और दूसरे कथन में कह रहे हैं कि इसके अंदर प्राकृतिक या सिंथेटिक रंगों का उपयोग नहीं होता, बल्कि जैविक रूप से इसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दरअसल ये गोगांडी शॉल चर्चाओं में क्यों आई थी। तो इसके चर्चा में आने का बड़ा रीज़न था, अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। यहाँ के कुछ पूर्व छात्र थे, इन्होंने क्या किया, तेलंगाना की एक फेमस शॉल है, जो शॉल बनती है गोगांडी ऊन से, उसका प्रयोग किया। उसका प्रयोग करके कुछ ऐसे जूते बनाए जिसका आप उपयोग हर महीने में कर सकते हैं, हर मौसम में कर सकते हैं, वर्ष भर उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके वजह से यह मामला बहुत चर्चाओं में आया। तो गोगांडी शॉल इस वजह चर्चाओं में आई और इसी वजह से ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो गोगांडी शॉल है ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। यह बात हम लोग को यहाँ पर पता लग चुकी है। तेलंगाना के अंदर एक खास भेड़ होती है जिसको स्वदेशी दक्कनी भेड़ कहा जाता है। हालांकि अगर स्थानीय रूप से आप उसका नाम समझेंगे तो नाम है उसका नल्ला गौर्रे, याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। तो नल्ला गौरे जो भेड़ होती है, उस भेड़ के शरीर से ऊन को उतारा जाता है। एक खास समुदाय जिसका नाम है कुरमा और कुरबा, ये जो समुदाय है यह खासतौर पर चरवाहा समुदाय है। यह इस भेड़ को पालते हैं, इसकी ऊन उतारते हैं।
इस ऊन से जो शॉल या जो भी चीज़ बनती है बहुत अधिक टिकाऊ होती है और विविध उपयोग होते हैं उसके। तो उसी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ उपयोग में आया और जूते ऐसे बनाएगा जिसका उपयोग हर महीने में या वर्ष भर किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल इसकी यह खास बात है कि फीगा पड़ने की बजाय यह बहुत अधिक गहरा होता जाएगा जैसे जैसे वर्ष दर वर्ष बीतते चले जाएंगे। समय बीतेगा इसका कलर डार्क होता चला जाएगा और ये और ज़्यादा अच्छा लगता है चीज़ों के हिसाब से। इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो यही है कि प्राकृतिक या सिंथेटिक रंगों का प्रयोग नहीं होता बल्कि जैविक रूप से इसको बनाया जाता है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता भी है। तो चीज़ें क्लियर हैं आप लोग को। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उसके पीछे रीज़न जो है वह दूसरा ही है। तो पहले स्टेटमेंट के पीछे दूसरा स्टेटमेंट जो है ये दोनों ही सही हैं और दूसरी बात दूसरा जो है वह सही व्याख्या भी कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो जब सही व्याख्या भी होगी दोनों के सही होने के साथ तो उस दौरान हम लोग देखेंगे कि ए हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पर। चलिए, इससे जुड़ी कुछ खास बातें ये हम लोग के सामने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि चाम लामा नृत्य जो है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें बताइए। पहला कह रहे हैं कि गॉड डांस के रूप में भी जाना जाता है इसको। इस नृत्य की उत्पत्ति तिब्बत में हुई है। यह नृत्य जैन धार्मिक उत्सवों में किया जाता है और इसमें पद्म संभव के जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है। बताइए कितने सही हैं, 1, 2, 3 या 4। चर्चाओं में क्यों आया? क्योंकि देखिए मई के महीने में शिमला के अंदर तिब्बती बौद्ध जो भिक्षु थे उन्होंने गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस के अवसर पर यह नृत्य किया था। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि पद्म संभव से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन क्या उनके जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है इसमें? समझते हैं जरा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि नृत्य की जो उत्पत्ति थी यह कहाँ हुई। तो देखिए इस नृत्य की उत्पत्ति खास तौर पर हुई है तिब्बत वाले क्षेत्र में ही। तो तिब्बत वाले क्षेत्र में हुई तो बिल्कुल ठीक हो गया हमारा ये। इस नृत्य को गॉड डांस के रूप में भी जाना जाता है, यह भी ठीक है। यह नृत्य जो है इसकी शुरुआत पद्म संभव के द्वारा की गई थी और उसके जीवन के दृश्यों को दर्शाया भी इसमें जाता है, यह भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, वो यह है कि यह जैन धार्मिक उत्सवों पर नहीं होता बल्कि बौद्ध धार्मिक उत्सवों पे होता है। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग का यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बौद्ध भिक्षु पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं, उनके लिए एक प्रकार से यह ध्यान का रूप ही है। इसको गॉड डांस के रूप में कहा जाता है। रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, मुंह पे मुखौटा लगाते हैं और बहुत अच्छे से इस नृत्य को ये लोग करना पसंद करते हैं। तो सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग जान गए हैं। 3 स्टेटमेंट सही है और 3 के हिसाब से हम लोग का उत्तर जो होगा वह सी हो जाएगा। मामला खत्म। इससे जुड़ी खास बातें आप लोग के सामने हैं, देख लीजिए। इस प्रकार से मुखौटा लगा के और रंग बिरंगे कपड़े पहन के नृत्य होता है ये। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। मई के महीने में यह महत्वपूर्ण विषय चर्चाओं में थे, आप लोगों ने अच्छे जान समझ लिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है। बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।